हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन ITI। दोस्तों, आज हम ITI इलेक्ट्रीशियन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका नाम है पावर जनरेशन यानी विद्युत का उत्पादन। आप सबको पता है कि आज के वर्तमान युग में विद्युत की कितनी उपयोगिता है। विद्युत के बिना कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता कि आज के युग में संभव हो पाता है। विद्युत का उत्पादन परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार से किया जाता है। परंपरागत रूप से विद्युत का जो उत्पादन है ये पावर स्टेशन यानी विद्युत शक्ति केंद्रों पर किया जाता है। अब बात आती है कि विद्युत शक्ति के जो केंद्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जो विद्युत शक्ति के जो केंद्र होते हैं ये प्रमुखतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला विद्युत शक्ति का जो केंद्र होता है जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है तापीय विद्युत शक्ति केंद्र यानी थर्मल पावर स्टेशन। तापीय विद्युत शक्ति केंद्र में ईंधन के रूप में जो पावर स्टेशन कार्य करता है, ईंधन के रूप में कोयला, डीजल, स्टीम आदि प्रकार के तापीय पावर स्टेशन होते हैं। दूसरा जो विद्युत शक्ति का जो केंद्र यानी पावर स्टेशन का प्रकार है वो है जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहां पर जल का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा और जो प्रकार है विद्युत शक्ति केंद्रों का वो है परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र यानी एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। दोस्तों, आज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर किस तरीके से विद्युत का उत्पादन होता है, किस तरीके से इसकी संरचना होती है आदि के बारे में। तो दोस्तों, बिना देर की शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये एक प्रकार का हाई हेड हाइड्रो पावर स्टेशन है। जल विद्युत शक्ति केंद्र, इस प्रकार के जो शक्ति केंद्र होते हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इनमें पानी की गतिज ऊर्जा द्वारा जो पानी को है उसको गतिज ऊर्जा के द्वारा जल टरबाइन से युग्मित अल्टरनेटर चलाए जाते हैं जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बात आती है कि स्थिर पानी को गतिज ऊर्जा में किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। स्थिर जो पानी होता है जो कि जलाशयों में या विभिन्न प्रकार के स्रोतों में उपलब्ध हो सकता है, उनको डैम द्वारा उच्च शीर्ष यानी ऊंचाई पर रोक लिया जाता है। जो ऊंचाई पर जो पानी रोका जाता है उसको जब हम नीचे जो हमारे पावर स्टेशन में प्राप्त करेंगे तो वो गतिज ऊर्जा द्वारा पानी हमें प्राप्त होगा और जो पानी प्राप्त होगा उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन के मूव होने पर जो टरबाइन से अल्टरनेटर युग्मित होता है जो कि कपलिंग के द्वारा युग्मित होता है, अल्टरनेटर घूमते हैं और हमें विद्युत प्राप्त होती है। इसके लिए जो इसकी जो संरचना होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है। हम एक एक करके बात करते हैं इसके जो मुख्य संरचना के जो भाग होते हैं उनके विषय में। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं ये जल से विद्युत बनाने के अलावा इनका उपयोग सिंचाई के लिए या फिर पीने के पानी के लिए कई प्रकार के प्रयोजनों के लिए हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए जो डैम बनाए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए एक बहुउद्देशीय योजना होती है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले इनके भागों की। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग होता है एक हाइड्रो पावर स्टेशन में वो होता है डैम। जलाशयों को जो ऊंचाई पर स्थित है उसका जल को डैम बनाकर वहां पर रोका जाता है। जो डैम या बांध बनाए जाते हैं इनका जो आधार है यानी बेस है उसको चौड़ा रखा जाता है जिससे कि जो जल का प्रतिबल है इसको ये सहन कर सके। ठीक है, इससे पूर्व में एक जलाशय होते हैं। डैम से पूर्व में जो जलाशय ये होते हैं जहां पर पानी एकत्रित होता है। ये बहुत साधारण सी बात है पर चूंकि एक भाग है इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसके बाद जलाशयों से या डैम पे पानी रोक लिया जाता है और जो डैम से जो पानी प्राप्त हम कर रहे हैं पावर स्टेशन के लिए वो इन लाइनों द्वारा पानी प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये उपरोक्त हाइड्रो पावर स्टेशन की परिस्थिति पर निर्भर करती है। ये हम जल प्राप्त कर रहे हैं उपयोग में लेने के लिए पावर स्टेशन को, ये जल सीधा पावर स्टेशन को प्राप्त होने से पूर्व सर्ज टैंक में एकत्रित होता है। ये सर्ज टैंक आपको नजर आ रहा है, ये सर्ज टैंक। ये जो सर्ज टैंक है ये जलाशय से जो जल आ रहा है ये पहले जल सर्ज टैंक में पहुंचता है और सर्ज टैंक से ही इसकी आपूर्ति वाल्व हाउस से होती हुई, बीच में वाल्व हाउस बनाया जाता है जिससे कि आवश्यकता के अनुसार जल को ये टरबाइन को पहुंचाया जाए। और अगर आवश्यकता न हो, मान लीजिए अगर कोई लाइन बीच में लीक हो जाती है, फूट जाती है या आवश्यकता नहीं है जल की, तो वाल्व हाउस से जल को रोक दिया जाता है। ठीक है,
अब सर्ज टैंक से जो पानी है ये वाल हाउस से होता हुआ पेन स्टोक एक प्रकार की लाइनें होती है जिससे जल टरबाइन तक पहुंचता है, और ये टरबाइन, अल्टरनेटर, उत्तेजक, ये 3 प्रकार के जो मुख्य कंपोनेंट हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इस भाग को कहा जाता है पावर हाउस। तो सबसे पहले जल डैम से होता हुआ सर्ज टैंक में पहुंचता है, सर्ज टैंक से वॉल्व के द्वारा, पेन स्टोक लाइनों के द्वारा जो पावर हाउस में पहुंचता है और पावर हाउस में टरबाइन पर पहुंचता है। अब बात करते हैं सर्ज टैंक का क्या उपयोग होता है। एक्चुअली में सर्ज टैंक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ टैंक होता है जो कि इसलिए काम आता है, महत्वपूर्ण हो जाता है इसका उपयोग कि टरबाइन को जब चलाया जाता है तो अगर टरबाइन पर भार अधिक हो जाता है तो टरबाइन मूव कम करने लग जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी, तो सर्ज टैंक से उसकी आपूर्ति को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो सर्ज टैंक एक तरीके से आवश्यकता अनुसार जल टरबाइन को पहुंचाता है। वाल हाउस का उपयोग हमने आपको बता दिया है। वाल हाउस का उपयोग जो जल की आपूर्ति को रोकने के लिए या जल की आपूर्ति को पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक तरीके से ये गेट का कार्य करता है। ये आप देख सकते हैं पेन स्टोक लाइन, ये जो पेन स्टोक है इनको बोलते हैं अवरोधक नल। इनका जो उपयोग है वो सर्ज टैंक से जो जल हमें पावर हाउस मैंने आपको बताया जिसमें टरबाइन, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर और उत्तेजक उपस्थित होते हैं, जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वहां पर जल पहुंचाने के लिए पेन स्टोक यानी अवरोधक नल का उपयोग किया जाता है। जो ये पेन स्टोक है या अवरोधक नल है ये सीमेंट, कंक्रीट से या फिर स्टील के बनाए जाते हैं। ये निर्भर इस बात पर करता है कि ये जल के दबाव को सहन कर सके और सुरक्षात्मक रूप से तैयार रह सके। तो पेन स्टोक लाइन से जल हमारे पावर हाउस को पहुंचता है। पावर हाउस में 3 प्रकार के जो मुख्य कंपोनेंट है जो कि हमने आपको बताए हैं, टरबाइन, अल्टरनेटर और उत्तेजक। ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से कपलिंग के द्वारा युग्मित होते हैं। ये जो टरबाइन है ये हाइड्रो पावर स्टेशन में जल टरबाइन उपयोग में लिए जाते हैं। अब जल टरबाइन 3 प्रकार के होते हैं जो कि अपने शीर्ष के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी हाई हेड, मध्यम हेड यानी मीडियम हेड और लो हेड। लो हेड जो टरबाइन होते हैं 60 मीटर से कम ऊंचाई वाले हेड होते हैं, ये टरबाइन होते हैं। मीडियम हेड 60 से 120 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं और हाई हेड जो टरबाइन होते हैं ये 120 मीटर तक की ऊंचाई वाले हो सकते हैं। हाई हेड टरबाइन ये पेल्टन व्हील टरबाइन कहलाते हैं और जो मीडियम टरबाइन है ये फ्रांसिस टरबाइन कहलाते हैं और जो निम्न शीर्ष के जो टरबाइन हैं ये कैपलोन टरबाइन कहलाते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जल पेन स्टोक से होता हुआ टरबाइन को प्राप्त होता है और ये जल गतिज ऊर्जा के रूप में टरबाइन को पहुंचता है जिससे कि टरबाइन मूव होने लगता है, टरबाइन गति करने लगता है। अब टरबाइन जैसे ही मूव होगा, टरबाइन को मूव होने के बाद टरबाइन से जो यांत्रिक ऊर्जा प्रत्यावर्तक को प्राप्त होगी जो कि कपलिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रत्यावर्तक उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा जो कि विद्युत ऊर्जा इन लाइनों से होती हुई हमें हमारे जो केंद्र है जहां पर विद्युत एकत्रित की जा रही है वहां पर पहुंचती है। तो इस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले जलाशय, जलाशय से सर्ज टैंक, सर्ज टैंक पे पेन वॉल्व हाउस से पेन स्टोक से होते हुए टरबाइन, टरबाइन मूव करता है और टरबाइन से मूव होने के बाद यांत्रिक ऊर्जा में जो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया में यह आप देख सकते हैं नीचे ड्राफ्ट ट्यूब और टेल रेस है। जो टरबाइन में जो जल जाता है, जो जल जो शेष बचता है वो टेल रेस में पहुंचता रहता है। जो टेल रेस में जो जल पहुंचता है वो इस जल के अलावा टेल रेस में जो जल जलाशय से एक उत्प्लावन मार्ग बनाया जाता है। ये उत्प्लावन मार्ग क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए कि अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो जो अतिरिक्त जल है वो डैम से ओवरफ्लो न होकर उत्प्लावन मार्ग से टेल रेस में पहुंच जाता है। इसके लिए टेल रेस में पहुंच जाता है और टरबाइन से भी जो अतिरिक्त जल है वो टेल रेस में पहुंच जाता है। अब टरबाइन से जो जल टेल रेस में पहुंचता है ये ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। ये एक एयर टाइट पाइप होता है जो कि टरबाइन से बाहर निकला हुआ होता है और जो ये पीछे से चौड़ा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब ये मुख्य रूप से हाइड्रो पावर स्टेशन के समस्त अवयव इसमें कवर हो चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि जल विद्युत शक्ति का जो केंद्रों का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से होता है।
कि भाई अलग अलग प्रकार के हाइड्रो पावर स्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी जो चर्चा करी ये है हाई हेड हाइड्रो पावर स्टेशन। ये निर्भर करता है जलाशय के आधार पर, जलाशय के शीर्ष के आधार पर, और बिना जलाशय के अगर कृत्रिम रूप से अगर हम जल प्राप्त कर रहे हैं तो उनके आधार पर। अब बात करते हैं कि जल विद्युत शक्ति केंद्रों के क्या लाभ हो सकते हैं। जल विद्युत शक्ति केंद्रों के सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं कि एक प्रकार की बहुउद्देशीय योजना होती है। इस योजना में जल का उपयोग विद्युत के उत्पादन के साथ साथ सिंचाई के कार्य के लिए, पीने के पानी की सप्लाई के लिए और बाढ़ के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। और जल विद्युत शक्ति जो केंद्र होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन जो होते हैं, इनमें टरबाइन को चलाने के लिए अतिरिक्त रूप से ईंधन के रूप में तेल, कोयले इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि वायुमंडल प्रदूषित नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से ये पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद इन्हें तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है और इनका परिचालन का खर्चा अत्यंत कम होता है। इसके अलावा इनकी आयु भी अधिक होती है और इनके परिचालन के अलावा अनुरक्षण का खर्चा यानी मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी कम होता है। और इनकी संरचना जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सरल है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके साथ इसकी हानियां भी कुछ हो सकती हैं क्या। जी हाँ, हानियां भी इसकी कुछ है। हानियां क्या है हम आपको बताते हैं। हानियों में मुख्य रूप से यह है कि इनका जो उपयोग है, हाइड्रो पावर स्टेशन का उपयोग है, उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर जल की उपलब्धता हो। जल की उपलब्धता के अलावा जहां पर हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित किए जाते हैं वहां पर अगर वर्षा नहीं होती है या फिर किसी प्रकार से जलाशयों का भराव नहीं होता है तो ये एक तरीके से अनुपयोगी रहते हैं। और बांध का निर्माण भी इसके लिए किया जाता है जो कि काफी कॉस्टली होता है। तो एक प्रकार से कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती है। पर हमारे देश में कई प्रकार के हाइड्रो पावर स्टेशन कार्यरत हैं जिनसे कि विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न हमें पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और किसी और टॉपिक को आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए विस्तृत रूप से वर्णन करके, तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको आने वाली समस्त वीडियो समय पर प्राप्त हो सके और आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।